मेरा शोहर रोज रात को मेरी बेटियों के कमरे में चला जाता और मैं उसे कमरे में बुलाती तो कहता मैं उन्हें टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन वो पूरी रात कमरे में नहीं आता था। सुबह जब मेरी बेटियां कमरे से निकलती तो लंगड़ा कर चलती थी और हमेशा अपने आप को बद्दुआ देती रहती। मैं पूछती तो मुझे कुछ न बताती। एक दिन मैं कमरे में ही छुप कर बैठ गई। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे शोहर का नाम रोशान था। मेरा शोहर मुझसे उम्र में कम था। सब कहते थे कि तुझे इतना जवान शोहर कहाँ से मिल गया, तो मैं कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है। रोशान कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की थी और मेरी जिंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। घर था, खानदान था, अच्छा शोहर था और क्या चाहिए था। उसकी कमाई भी अच्छी थी, घर में पैसे लेकर आता था और मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो मैंने जमा किए हुए थे। मैं लोगों के कपड़े वगैरह भी सिया करती थी, अपने हाथ में भी कुछ माल वगैरह होता था। बेटियों की पढ़ाई करवा रही थी। मेरी 3 बेटियां थी जिनकी उम्र में एक साल का फर्क था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि अब तीनों ही जवान हो गई थी। हम लोग पूरे खानदान में मशहूर थे। सब कहते थे कि लाइबा जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। मेरा नाम लाइबा था। मैं भी जवान और खूबसूरत थी। 3 जवान बेटियों की माँ नहीं लगती थी। मेरी बेटियां भी मुझ पर गई थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जिंदगी में कुछ बन जाए। मैं उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वो बड़ी अफसर बन जाएं। रोशान बहुत पढ़ा लिखा था। वो मेरी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था, पर आजकल जो इस घर में कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा था। एक रात को रोशान अचानक से उठा और कहने लगा मैं चलता हूँ। मैंने कहा कहाँ, तो कहने लगा बेटियों को पढ़ाई करवाने। मैंने कहा इस टाइम, तो उसने कहा अरे तुझे नहीं पता उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रात, रातों को बैठकर पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर आते हैं। तुझे नहीं पता आजकल बड़ा मुकाबला हो गया है। मैंने कहा अच्छा फिर जल्दी आ जाना। तो कहने लगा क्यों, मेरे बिना दिल नहीं लगेगा तुम्हारा। मैंने कहा आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, आप ही तो मेरा सुहाग हो, सब कुछ हो आप मेरा। और फिर आज देखो मौसम कितना अच्छा है, कहीं बाहर चलते हैं घूमने। उसने कहा उनकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास तो सारी जिंदगी पड़ी है। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि उसे बेटियों की बहुत फिक्र थी, वरना उसे क्या था, वो अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमाने के लिए आता था, मुझे भी खुश रखा हुआ था। अगर ये भी ना करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उसे हम सबकी इतनी फिक्र है। एक दिन मैं बाजार में जा रही थी जब मुझे मेरी एक सहेली मिली। उसने कहा क्या हाल है तेरा और तेरा शोहर कैसा है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसके साथ। ये बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हुई और कहने लगी कि अच्छा तेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, पर मैंने तो कहा था कि तेरी उसके साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजरेगी। मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है, तो मेरी शादी वाले दिन भी मुझे रुखसत करवाने के लिए आ गई थी। तूने रोशान को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था ना, लेकिन देख ये जो मर्द होते हैं ना, इनका शादी से पहले कई जगह चक्कर होता है, लेकिन वो लड़की उनके लिए सबसे ज्यादा आगे होती है जिससे ये शादी करते हैं। रोशान खूबसूरत है, जवान है, इसके पीछे हजारों मर्द होंगे, पर शादी तो उसने मुझसे की है। देख ये जो मर्द होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और उसने कभी किसी लड़की को नजर भर के भी ना देखा हो। ऐसा मर्द ढूंढने निकलेंगे ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। तेरा शोहर आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी हैं। मैंने कहा अब नहीं, ऐसा नहीं होता, अब तो मैं ही हूँ। सिर्फ अपनी उंगली पर लपेट लिया है मैंने उसको। हम दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर दिया, वो भी हंसने लगी। उसने कहा ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ, अगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चल ठीक है मैं चलती हूँ, घर बदल रही हूँ इसलिए बहुत मसरूफ हूँ। मैंने कहा जब घर बना ले तो मुझे बताना, मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊंगी, साथ तेरा घर भी देख लूंगी। उसने कहा तू आ जाना, लेकिन अपने शोहर को लेकर ना आना। मैंने कहा ये क्या बात कर दी, शोहर को लेकर क्यों ना आऊं। उसने कहा मुझे गलत ना समझना, पर मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा कैसी बातें कर रही है तू। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि उस पर तुझे भरोसा है, मुझे नहीं है। मुझे पता था कि वो मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं उसकी बात को मान गई थी कि खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हों तो उसमें कसूर लड़कियों का है, उस मर्द का नहीं। अब तो ये रोज रोज होने लगा कि मेरा शोहर रोशान बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहां पर बैठ जाता। मैं उसका इंतजार करती रहती, जबकि वो कहकर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन मैं भी पूरे दिन के काम करके थकी होती थी तो सो जाती थी। मेरा शोहर सुबह ही बेटियों के कमरे से बाहर निकलता था। मैं पूछती रात भर क्या करते रहे हो, तो कहता पढ़ाते पढ़ाते ही नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मैंने कहा ऐसी भी कौन सी नींद, तो कहता तुम्हें तो पता है मैं जवान आदमी हूँ, मुझे तो ऐसी ही नींद आती है। मैंने कहा क्या और मैं क्या बूढ़ी हूँ, तो कहने लगा नहीं नहीं तुम तो मुझसे भी ज्यादा जवान हो। मेरा शोहर बातें बहुत अच्छी सी करता था, यही वजह थी कि मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। मैंने अपनी बेटी रिमला को लंगड़ा लंगड़ा के चलते देखा था, ये कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मसला था। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कोई भी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा अब मैंने तुझे देखा तो तू इस तरह से चल रही थी और अब तू कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्या मसला है तुझे। तो कहने
लगी कोई मसला नहीं है, वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी, शायद कोई बात थी जो वो छुपा रही थी। एक दिन मेरी तीनों बेटियां मेरे पास आकर बैठ गईं और कहने लगी, अम्मा हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप अब हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने उनको प्यार किया और कहा, क्या हो गया, आज का दिन तो नहीं है, तुम लोग आज मेरे पास आकर बैठ गई हो। तो कहने लगी कि नहीं, बस हमें एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, आपने हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचा है। मैंने कहा कोई तो देनी पड़ेगी। खैर मेरी सहेली का घर बन गया था, इसलिए मैं उसका घर देखने गई थी, तो मैंने बातों बातों में उसे ये बात बताई। उसने कहा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुझसे ज्यादा तेरी बेटियों से प्यार करता है। मैंने कहा कि ये तो सब जानते हैं कि मर्द को तो अपने बच्चों से ही ज्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो कहने लगी कि नहीं, ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब है, कुछ तो ऐसा है जो तू भी देख रही है, पर आंखें बंद करके बैठी है, तेरा बेटियों वाला घर है, तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोलकर रखनी चाहिए। शायद जो वो मुझे समझाना चाह रही थी मैं ना समझ सकी। मुझे लगा कि वो ये कह रही है कि अपनी बेटियों पर नजर रखा कर, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था। एक दिन रिमला की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैंने कहा कि क्या हो गया। तो कहने लगी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। मैंने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तो कहने लगी, नहीं, नींबू पानी पी लूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मरीज का कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा। रोशान भी वहां पर आ गया, तो मैंने उसे परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी खराब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही। उसने कहा कि इतनी भी खराब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी, तो परेशान नहीं हो। आगे पीछे तो वो मेरी बेटियों की बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा कि जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई। तो कहने लगा कि जवान लड़की है, जवान बंदा जल्दी ठीक हो जाता है, तो चल मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। रोशान मेरी बेटियों का इतना ख्याल रखता था कि उसकी इस हरकत ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। आज उसने रिमला की फिक्र क्यों नहीं की। रिमला की तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक तो हो गई, लेकिन मैं जब उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई। वो कह रही थी कि अल्लाह करे ये कुत्ते की मौत मरे, इसको सुकून ना आए, शाम शान ले जाने के लिए भी कुछ ना बचे, ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग खराब कर रखा है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो किसके बारे में बात कर रही थी। मेरी छोटी बेटी ने कहा कि इसको छोड़ो, अपने बारे में सोच ले, रिमला क्या होगा अगर माँ को ये बात पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएगी। रिमला कहने लगी कि दिल करता है मैं ही खुदकशी कर लूं। अब मैंने सोच लिया कि मैं सीधे अंदर चली जाऊंगी और इन सबसे पूछूंगी कि ये क्या बातें कर रही हो, लेकिन इससे पहले मुझे रोशान ने बुला लिया। मैंने कहा कि हमारी बेटियां कुछ अजीब सी बातें कर रही हैं, पता नहीं किसको कोस रही हैं, मुझे लगता है ये रिमला हमसे कुछ छुपा रही है। मैं बोल ही रही थी कि रोशान ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा कि तू इनको छोड़ और मेरी तरफ देख। आज रोशान का मूड बहुत अच्छा था, उसकी बातों में लगकर मैं ये बात भी भूल गई, लेकिन सुबह बहुत बड़ी मुसीबत आई। रिमला बेहोश हो चुकी थी और होश नहीं आ रही थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन रोशान अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगी कि इसको बहुत कमजोरी हो रही है, लगता है इसने खाना नहीं खाया, आपको टेस्ट की रिपोर्ट में फोन पर बता दूंगी। 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फोन आया और बस उसके बाद तो जैसे हम सभी की जिंदगी बदल कर रह गई थी। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने फोन रखा और रिमला के कमरे में कदम रखा और कहा कि इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आजादी दी थी कि तू ये सब कुछ करे। बाकी सभी मुझे हैरान होकर देखने लगी, लेकिन रिमला जानती थी कि मैं क्या बात कर रही थी, इसीलिए उसने सर झुका लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को खत्म करने के लिए कोई गोली खाई है, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हुई है, लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ। रिमला ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बता ये सब कुछ किसने किया है। तो उसने कहा कि सब बताती हूँ और मुझे मेरे कमरे में ले गई। वहां से जाकर उसने मुझे अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे, किसी और का कसूर नहीं है, बता कौन है वो लड़का, उसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगी। तो कहने लगी वो कभी शादी नहीं करेगा और वो इस मुल्क में नहीं है, बस आप इस बात को खत्म कर दे। मैंने कहा अब ये बात इस तरह से खत्म नहीं होगी। रिमला कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सजा दोगे मुझे कोई मसला नहीं है, चाहे तो मेरी पढ़ाई खत्म करवा दो, मुझे घर बैठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। मैं वैसे तो उसे कोस रही थी और बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। मेरी बेटी बुरी तरह से रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया और अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी। अब उसे फिर होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई उसने खाई थी शायद उसका असर अब जाकर हुआ है। इसके बाद उसकी हालत बहुत बुरी हुई, लेकिन उसके पेट में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं ये बात अच्छी थी या बुरी। मैं उससे बार बार पूछ रही थी बता कौन है इसका बाप, लेकिन वो नहीं बता रही थी। उसने अपनी जबान पर ताला लगा रखा था और मुझे उसकी आंखें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी वजह है। रिमला तो मेरी अच्छी बेटी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, उसका ऐसी बातों में कोई ध्यान नहीं था। वो सबसे बड़ी थी, खूबसूरत थी, समझदार थी, फिर अचानक से वो कैसे कर सकती थी। मैं बहुत परेशान थी। जब रात हुई तो मैंने देखा कि मेरा शौहर मेरे कमरे में आया और आते ही मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं
नहीं आ रहा था। वो मुझे कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। उसने मेरी हालत खराब कर दी और मैं अचानक से चीख मारकर उठी। तब मैंने देखा कि रोशान सो रहा था और ये एक मेरा ख्वाब था। रोशान भी अब उठ गया। उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। उसने कहा तुम्हें इस तरह के ख्वाब क्यों आते हैं? मैंने बताया कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं। तुम भी क्या सोचते होंगे ना, हमारे घर में भी कैसी मुसीबत है, रिमला ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उसने कहा मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, आजकल ये सब कुछ बहुत हो रहा है, बस तू अल्लाह का शुक्र अदा करके बात यहीं पर खत्म कर दे। मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां ही परियां हैं। इस बात पर वो हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया, तो दूसरी तरफ ये इतना खुश होकर कैसे बातें कर रहा था। कहने लगा औरत बड़ी बेवकूफ होती है, लाइबा से बड़ी पागल तो कोई है ही नहीं। मैं अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? तो कहने लगा वो मेरी खाला है ना, खानेवाल वाली, उससे बात कर रहा था। मैंने कहा आज उसको तेरी याद कैसे आ गई? तो कहने लगा बस आ गई होगी याद। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था और कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको ये पता ही नहीं चला कि वो अपने रिश्तेदार के बारे में मुझे ये कह रहा है कि वो जिंदा है, जबकि वो तो मर चुकी थी। मुझे अचानक से मेरी सहेली की बातें समझ आने लगी। वो इशारा किस तरफ कर रही थी अब मुझे समझ आ गया। रोशान ही तो था जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता था और मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, अगर रोशान से सवाल करती तो उसने तो झूठ ही बोलना था। मुझे ये जानने के लिए एक प्लान की जरूरत थी और मेरे दिमाग में प्लान आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाऊंगी। सुबह मैंने उनके कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी। वो कहने लगी अम्मा इस अलमारी को यहाँ क्यों रख रही हो? तो मैंने कहा बाहर जगह नहीं है इसलिए, लेकिन मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे छुपूं तो किसी को पता ना चलेगा कि मैं वहां पर खड़ी हूँ। शाम हुई तो मैंने आज उसे कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसके घर में खैरात है, रात वहीं पर गुजारूंगी। उसने कहा हाँ चली जाओ, अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा हाँ बड़ी परेशान हूँ इसीलिए जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि रोशान सोचे कि मैं घर पर नहीं हूँ ताकि वो बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है खुलकर करे। जबकि मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटियों ने खाना खाया और वो कमरे में ही बैठी थी। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। रोशान कमरे में दाखिल हुआ। उसमें पढ़ाई की कोई बात नहीं थी। वो उस वक्त उन्हें पढ़ाया करता था, पर उसने आते ही कहा बस करो ये पढ़ाई और काम पर लगो। मैंने कहा ये क्या कह रहा है कि पढ़ाई बस करो, ये तो उनको आता ही पढ़ाने के लिए था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी को कहा आज तेरी बारी है। फिर वो सब होने लगा जो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे शोहर ने मेरे घर को अजाब बना दिया है और मेरी बेटियां उसके हाथों में इस्तेमाल हो रही थी। वो मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे ही घर में मेरे ही नाक के नीचे कर रहा था और मैं ये सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। मैंने अपने फोन से उसकी वीडियो बना ली क्योंकि ये जरूरी था। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला गया और मेरी बेटियां बैठकर रोने लगी। इसका मतलब वो बच्चा जो रिमला के पेट में था वो भी मेरे शोहर का था। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने रोशान से शादी करने का फैसला लिया था और सबने मुझे रोका था, मना किया था कि ऐसा ना कर। मेरा पहला शोहर इस दुनिया से चला गया था। वो बहुत बुरा इंसान था, रोज मुझ पर हाथ उठाता था, बिला वजह ही मुझे मारने लगता था। कहता था तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने मुझे एक दिन भी खुश नहीं रखा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तीनों बेटियां उसकी ही थी। उसके इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी में रोशान आया, जवान और कम उम्र का लड़का जिसे मुझसे पागलों जैसी मोहब्बत थी। पर आज समझ आया कि उसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, वो तो किसी और काम से आया था। उसे तो एक तीर से 4 शिकार करने थे, एक मैं और मेरी 3 जवान बेटियां। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सब लोगों ने रोका, सबने कहा था तू पागल हो गई है, खुद गार्ड्स बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही। मैंने कहा लेकिन क्यों ना सोचो अपने बारे में। मेरे पहले शोहर ने मुझे बहुत ना बाप जैसा भी था लेकिन डरपोक नहीं था, बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। मेरी बेटियां बहुत रो रही थी पर मैंने उनको कहा कि बस अब सब खत्म हो गया, अब मैं तुम सबका बदला लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। उसने कहा कि आप क्या करोगी? मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुम लोग अपना सारा सामान पैक करो, अपने स्कूल जाने की तैयारी करो, क्योंकि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो, पर किसी को बताना नहीं। मुझे मेरी बेटियों ने कहा कि शहर छोड़ने से क्या होगा, वो हमें तलाश कर लेगा, बस बस तुम लोगों को जो कहा है वो करो। मैंने कहा मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मेरे पास सबूत था। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवानी थी और साथ उनको वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे जरूर पकड़ लेना था। मैंने शहर छोड़ने की तैयारी कर ली और अपनी बेटियों को भी समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। रोशान को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो बिल्कुल अनजान था। हम सब एक दूसरे के साथ थे। मैं बहुत ध्यान से सब कुछ कर रही थी क्योंकि अब हम गलती नहीं कर सकते थे। पहले ही मुझसे बहुत गलती हुई थी। मेरी दोस्त जानती थी रोशान एक बुरा इंसान है। जब हमारी शादी हो रही थी तो उसने मुझे बताया था कि अभी भी तेरे पास वक्त है, पर उस वक्त मैं पागल हो चुकी थी क्योंकि मुझे कभी मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसलिए जब उसने मुझे कहा था कि मुझको हमेशा खुश रखेगा तो मैंने यकीन कर लिया क्योंकि मुझसे वो बहुत मोहब्बत करता है। मेरी बेटियों को अपनी बेटियां समझेगा। वो शुरू में ऐसा ही था। अभी हमारी शादी को 7 साल हुए थे। मुझ पर लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसको अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है, बूढ़ी हो गई है लेकिन शादी कर रही है। मैंने किसी की बात नहीं सुनी थी और मैं अपने आप को सही समझती थी, लेकिन मुझे लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। हम माशरे में रहते हैं तो हमको उनकी बातें भी
भी सुननी पड़ती हैं। मैंने जाने का इंतजाम कर लिया और पुलिस वालों को सारे सबूत दे दिए। जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और रोशान घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए यही सजा काफी थी कि मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मुझे पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है वो रोशान ने नहीं, मैंने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए हैं, मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी करती हैं और मैं भी अपना घर चलाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अपने आप को बहुत बुरा भला कहती हूँ,